आप सब बात सुनाई दे रही है? Yes. Thank you so much. So it's really very good to see all of you again today in the session of Be Nutrition. आप सभी लोग D9 से जुड़े हुए हैं। आप सभी जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं। मतलब आप सबकी हेल्प करते हैं, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज देकर उनको मदद करते हैं कि वो अपनी हेल्थ के लिए अच्छे डिसीजंस ले सकें। ठीक है, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत है सोसाइटी के लिए भी, एंड ऑफ कोर्स D9 से जुड़ के आपने बहुत आप एक वेरी क्रूशियल कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, बहुत ही क्रूशियल रोल है आपका। लोग आपको सीख करते हैं कि आप उन्हें एक अच्छी एडवाइस देंगे उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, विदाउट एनी, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी खुद के प्रॉफिट के, खुद के बेनिफिट के बिना सोचते हुए उन्हें एक अच्छी एडवाइस देंगे। सो लोग आपसे सीख करते हैं, तो इसीलिए ये सेशन आज पर्टिकुलरली बी न्यूट्रिशन का रखा गया है। सी वैसे देखिए मैं बताती हूँ, अगर हम न्यूट्रिशन वर्ड का बी न्यूट्रिशन सिर्फ एक ब्रांड का नाम नहीं है। बी न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी इसके पीछे एक सोच है, एक बहुत ही खास सोच है इसके पीछे। बी न्यूट्रिशन से हम क्या समझते हैं? बी न्यूट्रिशन से हम ये जो हम समझते हैं वो ये है, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स, एक उसका पूरा फिनोमेना। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है वो आपकी बॉडी में जाए, इनटेक आप वो करें जो आपकी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट हो, जो आपकी बॉडी के लिए नट का काम करे, जो आपकी बॉडी के लिए होलसम जरूरी है, सिर्फ वही, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ना कोई एडिक्टिव, ना कोई प्रिजर्वेटिव, ना कोई एड ऑन कैलोरी, ना कोई टेस्ट बर्ड सेटिस्फाई करने वाला एनहांसर, ना एनहांसर, सिर्फ और सिर्फ जो नट्स है आपकी बॉडी के लिए। नट मतलब जो एक्चुअली आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी को सिर्फ वही चाहिए जो आपके लिए जरूरी है, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए बॉडी में, ना कम होना चाहिए ना एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट है, द मोस्ट बेसिक थिंग्स, द मोस्ट बेसिक वाइटल एलिमेंट्स, जो सबसे ज्यादा वाइटल एलिमेंट्स आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, वही आपकी बॉडी में जाने चाहिए। ठीक है, तो उसी न्यूट्रिशन में हमें रहना है। जो सही न्यूट्रिशन है, जो एक्चुअली बॉडी के लिए जरूरी है, उसी में आप बी न्यूट्रिशन रहिए, मतलब उसी में आप, उसी को आप लीजिए और उसी में आप रहिए। सो बी न्यूट्रिशन के लिए जो आप कई लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं उसके लिए तो ये ब्रांड है, बट बी न्यूट्रिशन के पीछे जो सोच है, जो रोल है, द मेन फिलोसफी विच वर्क्स फॉर बी न्यूट्रिशन और बिहाइंड बी न्यूट्रिशन इज दिस, कि जो नट है बॉडी के लिए, जो जरूरी है बहुत बॉडी के लिए, वही बॉडी के अंदर जाए, वाइटल हो, उसके अलावा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं। ठीक है, सब जानते हैं हम थोड़ा। It is rightly said that good nutrition or right food is a medicine for your body. सबको पता है, सब लोग जानते हैं, कहा जाता है, सुना जाता है कि गुड न्यूट्रिशन यानी अच्छा न्यूट्रिशन, राइट फूड जो है वो आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए एक मेडिसिन का काम करता है। Same way, bad nutrition or wrong food is a hazard or can say a disease for a body. उसी तरह से बैड न्यूट्रिशन या फिर रॉन्ग फूड, गलत खाना जो है वो आपकी बॉडी के लिए एक हजार्ड है, एक हार्म है, एक नुकसान है आपकी बॉडी के लिए। न्यूट्रिशन इज नॉट जस्ट व्हाट यू आर ईटिंग। न्यूट्रिशन सिर्फ वो नहीं होता जो आप सिर्फ खा रहे हैं। आप जो खा रहे हैं वो आप कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, किस चीज के साथ खा रहे हैं, वो भी है न्यूट्रिशन। ठीक है, द वे यू टेक योर फूड इन अ रिपीटेटिव मैनर कॉल्ड एज अ ईटिंग हैबिट। अगर वो जो तरीका है आपका खाने का, अगर आपका लगातार वही तरीका बना हुआ है खाने का, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट्स डिसाइड्स द मेजॉरिटी ऑफ योर हेल्थ। आपकी हेल्थ का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपकी ईटिंग हैबिट डिसाइड करती है। आपकी ईटिंग हैबिट ही रिस्पॉन्सिबल है, जो आपका खाने का तरीका है, वो मैक्सिमम खाना जो आप खा रहे हैं, किस तरह से क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं और किस तरह से या प्रकार से खा रहे हैं, वही डिसाइड करता है। वो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ को डिफाइन करने में। ठीक है, The two major visible complications of bad or wrong nutrition are, अगर हमारा न्यूट्रिशन बैड है या रॉन्ग है या गलत है, खान पान अगर हमारा गलत है, तो सबसे विजिबल कॉम्प्लिकेशन जो हमें नजर आते हैं सबसे ज्यादा वो दो हैं। या तो आपकी एक्सेसिव लीन और थिन बॉडी होगी, या तो बहुत पतली बॉडी होगी, या फिर ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी मतलब जरूरत से ज्यादा मोटापा है। Otherwise, chronic illnesses as a result of wrong nutrition are many, like brain stroke, hypertension, diabetes, hypothyroidism, goiter, various cancers,
पैरालिसिस, सोरियासिस। जो आपको नजर आ रहा है वो तो दो चीजें हैं, वो दो कॉम्प्लिकेशन है, एक्सेसिव पतली बॉडी या फिर एक्सेसिव मोटापन। लेकिन कुछ ऐसी क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, बहुत पुरानी पुरानी बीमारियां, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होती हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन होती वो रॉन्ग न्यूट्रिशन की वजह से है। जैसे ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है कि आपके ब्रेन में खून का थक्का जम जाना, ब्रेन में क्लॉट जम जाना और ब्रेन में हैमरेज हो जाना, ब्रेन हैमरेज और ब्रेन स्ट्रोक। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ा हुआ रहना। देन है डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब है आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहना। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और गॉइटर, ये 3 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं थायराइड के, थायराइड ग्लैंड के। देन है वेरियस कैंसर। बॉडी में हर पार्ट में जो भी कैंसर होता है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी रॉन्ग फूड जैसे या रॉन्ग जैसे होता है। पैरालिसिस, पैरालिसिस जो होता है वो अक्सर ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज पेशेंट को पैरालिसिस। एंड देन है सोरियासिस। सोरियासिस जो कि एक स्किन प्रॉब्लम है। अगेन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो रॉन्ग न्यूट्रिशन से ही या रॉन्ग ईटिंग हैबिट से ही आती है। First of all, let's work on the nutrition which can convert lean or thin body into a healthy body. Nutrition एक बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन चलिए हम सबसे पहले काम करते हैं एक ऐसे न्यूट्रिशन पर। हम एक ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं जो कि लीन और थिन बॉडी को हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट कर सकता है। To decide whether a person is thin or healthy, we need to decide the BMI of that person's body first. कोई पर्सन हेल्दी है, अनहेल्दी है, मोटा है, पतला है, वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हम मेडिकली उसे बीएमआई मेजर करके डिटेक्ट कर सकते हैं। बीएमआई एक मेथड है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसे कैलकुलेट करके हमें पता चल सकता है कि वो जो पेशेंट है उनकी हाइट के अनुसार, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वजन नॉर्मल है या नहीं है। बीएमआई जो होता है उसे बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स कहते हैं और उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। नॉर्मल बीएमआई जो होता है वो 18.5 से लेके 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। People having BMI less than 18.5 kilogram per meter square are considered as lean or thin, that is a non-healthy category. जिन लोगों का BMI 18.5 से कम होता है वो बहुत ही थिन कैटेगरी में माने जाते हैं, नॉन हेल्दी कैटेगरी में माने जाते हैं, बहुत लीन और थिन होते हैं। और जिनका BMI 25 से ज्यादा होता है वो डेफिनेटली वो भी नॉन हेल्दी कैटेगरी है, लेकिन वो ओबेस माने जाते हैं। Now the question is how to maintain this BMI which is so vital for our health. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, मेन हमारा मुद्दा जो बात करने का है, जो सबके जहन में आ रहा है वो यही है कि बीएमआई जो है, जो आपकी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए इतना जरूरी है, तो उसे मेंटेन कैसे करें, उसको उसकी नॉर्मल रेंज में कैसे रखें, उसे चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन, थैंक यू। सो अब इसका सॉल्यूशन की जो बीएमआई है इसको नॉर्मल रेंज में हम कैसे मेंटेन करें, इसका सॉल्यूशन भी डेफिनेटली है, उसे हम ढूंढते हैं। सॉल्यूशन इज बाय मेंटेनिंग राइट न्यूट्रिशन। सॉल्यूशन है डेफिनेटली राइट न्यूट्रिशन, मतलब सही न्यूट्रिशन से। दैट इज कैन बी डन बाय ईटिंग द राइट स्टफ। राइट न्यूट्रिशन हमें कैसे मिल सकता है? अगर हम राइट स्टफ खाना खाएं, राइट ईटेबल्स लें, राइट मैनर में ले, सही मैनर में ले, इन द राइट वे, राइट तरीके से ले। ईटिंग गुड, अवॉइडिंग रॉन्ग, फॉलोइंग गुड वेज शुड बी द गोल। सो हमारा गुड जो मेन गोल है वो क्या होना चाहिए? हमारा मेन गोल होना चाहिए कि हम अच्छा खाना खाएं, वी शुड ईट गुड, एंड जो रॉन्ग है उसको अवॉइड करें एंड सही तरीका फॉलो करें। सो ये हमारा मेन होना चाहिए, टू ईट गुड, टू अवॉइड रॉन्ग एंड टू फॉलो गुड। ओके, अंडरस्टूड? आई थिंक इट्स ओके, इट्स रिलेटेबल। इज इट रिलेटेबल? क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? नाइस, नाइस टू हियर। आई थिंक वी ऑल कैन एग्री ऑन ईटिंग राइट। तो हम सब लोग इस पे एग्री कर सकते हैं। राइट इज, अब राइट क्या है? जो हम कह रहे हैं कि हमें राइट न्यूट्रिशन लेना है, राइट न्यूट्रिशन लेना है, राइट तरीका फॉलो करना है। सो व्हाट इज राइट? राइट है केमिकल फ्री, राइट है जो नेचुरल हो,
राइट है जो हर्बल हो एंड राइट है जो ऑर्गेनिक हो। तो जब भी आप इस डिसीजन पे बैठे, ये डिसाइड करने के लिए बैठे कि आपको राइट न्यूट्रिशन लेना है और राइट न्यूट्रिशन है क्या, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि राइट है केमिकल फ्री, राइट है नेचुरल, राइट है हर्बल और राइट है ऑर्गेनिक। ओके, तो जो ऑर्गेनिक है, जो केमिकल फ्री है, जो हर्बल है एंड जो नेचुरल है, वही है राइट। तो कभी भी किसी ब्रांड से आप जुड़ते हैं, कभी भी आप कुछ पैक फूड लेते हैं या कभी भी कुछ भी आप खरीदते हैं, उसके जो ले ऑफ्स हैं उसमें आप सबसे पहले देखिए कि वो केमिकल फ्री है या नहीं है, नेचुरल है या नहीं है, हर्बल है या नहीं है, या ऑर्गेनिक है या नहीं है। उसके इंग्रेडिएंट्स पे आप जरूर, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो बहुत मस्ट होते हैं, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। जो भी हमारी फूड पैकेजिंग हो रही है, जो भी हम खाना ले रहे हैं, जो फूड के जो पैकेट की फॉर्म में आ रहा है, जैसे पैकेट में बंद करके आपको दिया जा रहा है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारे स्नैक्स होते हैं, सैंडविचेस होते हैं, प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स होती हैं, उन सबको पैकेट में डाला जाता है। तो जो फूड पैकेजिंग होती है उसमें ही बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। हम बहुत सारे पेशेंट देखते हैं जो अब्रॉड से आते हैं, जो अब्रॉड से घूमकर आते हैं या कम से कम 2 या 3 महीने अब्रॉड में रहकर आते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज में, जैसे स्टेट्स में, दुबई में रहकर आते हैं, जहाँ पर पैक्ड फूड मिलता है, जहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खाना बना सके, क्योंकि उनके पास इंडक्शन होता है, कुकिंग फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो ज्यादातर वो लोग पैक्ड फूड आइटम्स खाते हैं। जो पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं उनके नीचे, उनके पैकेजिंग के नीचे इस तरह के केमिकल्स होते हैं, जैसे सोडा बॉटल्स में होते हैं phthalates, PFAs, परक्लोरेट, हेवी मेटल्स, बेंजोफिनॉल, टॉल्यूइन। जितने भी पेशेंट, जितने भी लोग पीपल आपसे मिलेंगे जो बाहर से होके आए हैं, उनको PR ब्लीडिंग, पर रेक्टल ब्लीडिंग, मतलब उनके जो स्टूल पास होने का रास्ता है वहां से अचानक ब्लीडिंग होने के जो केसेस हैं, अचानक ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, अचानक बंद हो जाती है, देन अचानक शुरू हो जाती है। ये केसेस मैक्सिमम जो होते हैं, ये सारे अब्रॉड पेशेंट्स में, अब्रॉड पीपल में जरूर जरूर देखने के लिए मिलेंगे आपको। क्योंकि जो इसमें मैं आपको बता रही हूँ, पैथेलिट नाम का एक केमिकल होता है जो कि जो फूड पैकेजिंग होती है उसी में, फूड के जो पैकेट्स होते हैं उसमें मिलता है, उसी में ज्यादातर मिलता है। और जो लोग डेली बेसिस पे ये फूड पैकेट्स लेते हैं उनको ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि पाइल्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी इंटेस्टाइन की जो मसल्स है वो इतनी वीक हो गई है, इतनी थिन हो जाती है कि वो ब्लीड करना शुरू कर देती है, वहां पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है अचानक, और अचानक विदाउट एनी रीजन PR पर रेक्टल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसका इलाज आयुर्वेद होम्योपैथिक में है, बट इट इज नॉट अ गुड थिंग। बार बार ये PR ब्लीड होना अच्छा नहीं है, ये आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां कर सकता है। देन है चिप बैग। जो चिप बैग्स होते हैं कि चिप्स वाले बैग्स में खाने को पैक कर दिया जाता है, फ्रेश फ्रूट्स को काट कर पैक कर दिया जाता है, उसमें मिलते हैं टोल्यूइन। टोल्यूइन जो होता है एक अल्कलॉइड होता है, अल्कोहल बेस्ड केमिकल होता है, जो जिसका ज्यादा एक्सपोजर जो होता है वो आपके लंग्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हैवी मेटल्स हैं जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करते ही करते हैं और बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है, बच्चों में डेवलपिंग इश्यूज कर सकते हैं, बच्चों में आजकल जो इरिटेबिलिटी मिल रही है, जो इरिटेट बिहेवियर मिल रहा है, बच्चे जल्दी से बात नहीं मानते, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है, ये सब इन केमिकल्स की वजह से ही होता है। कॉन्डिमेंट पैकेट्स, केचप के पैकेट्स, मेयोनीज के पैकेट्स, मस्टर्ड ऑयल के जो पैकेट्स हैं, उन सब में हेवी मेटल्स डेफिनेटली मिल रहे हैं। सैंडविच कंटेनर्स में मिल रहे हैं ये हेवी मेटल्स, जैसे N-methyl 2-pyrrolidone एंड 2-ethoxyethanol, जो जितनी भी रेस्पिरेटरी एलर्जीज हैं उसके लिए ये 2-ethoxyethanol और N-methyl 2-pyrrolidone, ये जो केमिकल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी रेस्पिरेटरी एलर्जीज मिलती है, जैसे कहीं भी जाते हैं जल्दी छींक शुरू हो जाती है, छींकें बंद नहीं होती, स्नीजिंग बहुत ज्यादा होती है, इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, लंग्स में इश्यूज रहते हैं। अब है फूड में पॉइजन क्या क्या है। जब मैंने आपको कहा कि आप अपना न्यूट्रिशन जब डिसाइड करें, अगर आप कुछ भी खाने की चीज ले रहे हैं तो उसके पीछे जो आपका पैकेट है, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, उस पर आप नजर जरूर डालिए, उसको हैव अ व्यू ऑफ देम, उसे जरूर देखिए। क्या उसमें न्यूट्रा स्वीट है, क्या उसमें आस्पार्टम है, क्या उसमें स्प्लेंडा है, क्या उसमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, क्या उसमें कैन फूड्स है, पेस्चराइज्ड डेयरी है, अनफर्मेंटेड सॉइल है, डाइट है, कोई भी डाइट, उसमें डाइट नाम से कुछ भी इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, जैसे डाइट शुगर, नॉन फैट, लो फैट ऐसा कुछ लिखा है, मार्गरीन लिखा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, रिफाइंड शुगर, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ट्रांस फैट्स, GMOs, आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड MSG। ये सारे जो फूड में इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, जो भी आप खाना खरीद रहे हैं, अगर ये इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। प्लीज डू नॉट बाय दोज फूड स्टफ, वो फूड पैकेट्स आप बिल्कुल भी मत लीजिए। इनके हजात बहुत सारे हैं, जैसे टाइप 2 ब्लड शुगर किसी को हो जाना,
जीएमओस जो होते हैं वो ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स कर देते हैं जो कि जीन्स में नहीं मिलते, जो कि जेनेटिक होते नहीं है, लेकिन वो ऐसे जेनेटिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो आपकी प्रोजेनी में, बच्चों में कर देते हैं। आने वाली जो पीढ़ी है उसमें हो सकते हैं, आपके एग्स और आपके स्पर्म्स को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं, वो उनमें परमानेंटली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि आगे जाके जो प्रोजेनी आएगी मैरिज के बाद वो इस तरह की होगी कि उसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें ये जीएमओस ट्रांसफर हुए मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं क्या इतने गंदे, इतने खतरनाक ये केमिकल्स हैं कि ये आगे ट्रांसफर भी हो सकते हैं, ये सीधा आपके एग्स और स्पर्म्स और रिप्रोडक्टिव, या फिर हम कहें रिप्रोडक्टिव सेल्स पर असर कर रहे हैं और आपकी प्रोजेनी तक को नुकसान ये पहुंचा सकते हैं। आगे जो बच्चे होंगे उन्हें काफी बीमारियां होने का खतरा रह सकता है, जैसे वीट एलर्जी, कोलाइटिस, इंटेस्टाइनल इशू, आईबीएस, ये सब प्रॉब्लम्स होने के खतरे रह सकते हैं। एंड टाइप टू शुगर, मम्मी पापा या फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी शुगर नहीं है, लेकिन अचानक शुगर निकल आना, क्या ये सही है? टाइप 2 से एक्वायर्ड शुगर निकल आना, इट इज नॉट गुड। इसका मेन कारण आजकल जो देखा जा रहा है वो है कि हर चीज के लिए हम अपने माइक्रोवेव का यूज कर रहे हैं। खाने को, पानी को गर्म करने के लिए खाना फ्रिज में है, उसको बार बार माइक्रोवेव करके गर्म करके हम खा रहे हैं, तो दैट माइक्रोवेव से जो वेव्स निकल रही हैं वो इतनी हार्मफुल है कि वो कहीं ना कहीं जीएमओस को कैरी कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी सेल्स में डीएनए है, आरएनए है, उसको परमानेंटली वो चेंज कर रही है, डैमेज कर रही है, और जो डिसऑर्डर्स आपको होने की चांसेस ही नहीं थे, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको होने की कभी चांसेस ही नहीं थे, आपके फोर फादर्स को भी नहीं थे, वो भी होने का खतरा आपके लिए बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल कलर जो बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, बच्चों को कैंडीज दी जाती हैं, चॉकलेट्स दी जाती है जिनके ऊपर कलर्स होते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, एडिक्टिव हो जाता, बच्चों को उसका एडिक्शन हो जाता है कि बच्चा एक बार दे दे, बच्चा उसे बार बार लेने की जिद करता है। और इन जो ये जो केमिकल्स डाले जा रहे हैं फूड स्टफ में, वो इसी, जैसे न्यूट्रास्वीट है, वो इसीलिए डाला जा रहा है कि आपको बार बार वो सोया प्रोटीन या वो न्यूट्रास्यूटिकल, वो न्यूट्रिशन वाला जो प्रोडक्ट है वो खाने का मन करे, और बार बार जब आप उसकी डिमांड करेंगे तो आप उसे ज्यादा खरीदेंगे, उसकी सेल होगी। तो सेल को बढ़ाने के लिए एक गलत इंटेंशन से उस केमिकल को, उस प्रिजर्वेटिव को डाला गया है। एमएसजी जो है वो सबसे बड़ा केमिकल है, सबसे खतरनाक केमिकल है जो कैंसर कॉजिंग है। इसमें से बहुत सारे केमिकल्स जो है उसको आप खुद भी जानते होंगे, आजकल बहुत अवेयरनेस हो गई है, आप लोग भी अनजान नहीं होंगे कि कितने डेंजरस ये हैं, और लगातार मैक्सिमम लोग इसको अनजाने यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों में डिप्रेशन मिल रहा है, ऐसा क्यों? बचपन में उन्हें अच्छा खान पान मिला है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जस्ट एक आलस या एक स्टेप की कमी के कारण, कि वो एक हेल्दी हैबिट अगर हम सब लोग अपना लें कि जो भी हम खा रहे हैं उसे देखें कि हम क्या खा रहे हैं, तो काफी सारी बीमारियों से हम बच जाएंगे, काफी सारी बीमारियों से हमारे फैमिली मेंबर्स बच जाएंगे, अगर सिर्फ एक हेल्दी हैबिट, एक हेल्दी हैबिट अगर हम अपना कर आगे चलते चले जाएं। ये जो बिना किसी रीजन की डिप्रेशन हो रहा है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, ओसीडीज है, ये सब भी इन्हीं केमिकल्स की देन है, इन्हीं प्रिजर्वेटिव्स और इन्हीं फूड कलर्स की, जो कि आपको अपना आदी बना लेती है, जो आपको एडिक्टिव कर लेती हैं अपना, उन्हीं की देन है ये। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है वो इस तरह से दिखता है। डेफिनेटली वो खाने को मीठा करने के लिए डाला जाता है और टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए डाला जाता है, लेकिन वो एक एडिक्शन का काम कर रहा है, इसको लेके खाने को बार बार खाने का मन करता है और इसी वजह से हम उस चीज को बार बार खरीदते भी हैं। सो बेटर आप इसके लिए जरूर लुक आफ्टर करिए हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, HFCS करके। बहुत सारे मेडिसिनल सिरप्स में भी ये डला हुआ है, सो इट शुड बी अवॉइडेड जितना आप इसको अवॉइड कर सके। कई जगहों पे ये बैन हो चुका है, लेकिन कई जगहों पे भी अगर ये बेचा जा रहा है तो बेटर है कि देखिए, आपको अवेयरनेस रहेगी तो आप खुद को तभी बचा पाएंगे और किसी और को भी तभी बता पाएंगे जब आपको खुद को अवेयर होगा। ठीक है। देन एक डाटा है कि मोटापा किस वजह से फैल रहा है। जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जो खाना नेचुरल खाना है, उसको काट कर, उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस करके जब पैकेट में बांधा गया है, तो क्या वो आपको पतला कर रहा है, आपको क्या वो न्यूट्रिशन दे रहा है? नहीं, वो आपको और ज्यादा की कैलोरी तो है उसको और ज्यादा बढ़ा रहा है, जिस कैलोरी की आपको जरूरत नहीं है, जो एक्सेसिव कैलोरी आपको जरूरत नहीं है, वो भी वो आपको दे रहा है। तो मैक्सिमम जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं वो ज्यादा, उसमें ज्यादा कैलोरीज होती है, ज्यादा फैट कॉजिंग होते हैं, वो ज्यादा ओबेसिटी लाने वाले होते हैं। देन अनप्रोसेस्ड मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं वो 30% है, जो 625 कैलोरीज पर डे आपको देते हैं, कम इनफ ऑफ द कैलोरीज देते हैं। उनमें भी अगर आप वॉश करके लें, बॉइल कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें प्रिजर्वेटिव्स या फिर फूड कलर्स उसमें भी डले होते हैं, तो बेटर है उनको भी आप वॉश करके लें।
देन कुछ कुकिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी 12.3% हमें कुछ कैलोरीज देते हैं, जैसे चीज हो गया, वो भी हमें कैलोरीज देते हैं। तो सबसे ज्यादा कैलोरी या सबसे ज्यादा ओबेसिटी जो कर रहे हैं वो पैक फूड कर रहे हैं, जो स्नैक्स पैकेज फूड में आते हैं, जो हमें लगता है कि हेल्दी है, कुछ नहीं है, वो हमें ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मैक्सिमम ओबेसिटी, लीवर फैट, ये जो भी फैट आपकी किडनीज या लीवर के आसपास है, उसका कारण ये पैकेट एक्सेसिव हाईली प्रोसेस्ड फूड है, जिस प्रोसेस को बार बार उसका रूप चेंज किया, जैसे आलू लिया, आलू को कई बार चेंज करके उसकी चिप्स बनाकर उसे कैन कर दिया गया, पैकेज में ला दिया गया, पैकेट में ला दिया गया, वो सबसे ज्यादा हाईली प्रोसेस्ड फूड है एंड वही सबसे ज्यादा ओबेसिटी कर रहा है। जो भी फूड एडिटिव्स आपको अवॉइड करने चाहिए, आपको जितना हो सके मिल्क अवॉइड करिए। मिल्क में HBGR करके एक केमिकल है, एक एंजाइम है, जो कि इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है डेयरी मिल्क में, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। मिल्क की जगह आप जो भी डेयरी मिल्क है, काउ मिल्क है, उसकी जगह आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। ऑयल अगर आप कोशिश करिए कि रिफाइंड ऑयल्स ना यूज करें, उसकी बजाय आप विटामिन ई रिच ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, उसे यूज करिए। शुगर की जगह आप जितनी नेचुरल रिफाइंड शुगर की जगह जितना आप नेचुरल स्वीटनर जैसे कि जैगरी, नेचुरल जैगरी जो कि नेचुरल फॉर्म में मिल रही है, हनी, उसका जितना यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। स्टीविया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिप्स तो हाईली अवॉइडेबल है, वो जरूर अवॉइड करना चाहिए। सॉल्ट जो होता है वो मोटापा बढ़ाता है, एक प्रिजर्वेटिव होता है सॉल्ट, तो एक्सेसिव यूज ना हो तो ज्यादा अच्छा है। सॉल्ट जितना कम यूज करेंगे उतना अच्छा है। चीज और बटर जो है वो टेस्ट सेटिस्फाइंग हो गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस नहीं कर रहे हैं, हेल्थ को अच्छा नहीं कर रहे हैं। उसी जगह आप सोयाज यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोटीन शेक्स आ रहे हैं, वो यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। मार्च 21 में एक फूड सेफ्टी इशू जो है वो एक फूड सेफ्टी मेजर इशू किया गया था कंज्यूमर्स के लिए। जो केमिकल्स फूड में है जो कैंसर कॉजिंग है, 29% जो कैंसर है वो जो खाने में केमिकल्स मिल रहे हैं उसी से मिल रहा है, वही कार्सिनोजेनिक होते हैं। IFIC 2021 के फूड एंड हेल्थ सर्वे में ये जो नॉलेज है, ये जो अवेयरनेस है, ये निकली है। जो फूड एडिटिव्स और इंग्रेडिएंट्स है वो 9% कैंसर कॉजिंग है, पेस्टिसाइड्स हैं 12%, एंटीबायोटिक है 7%, एलर्जेंस जो एनवायरनमेंट में मिलते हैं वो 5%, GMOs, बायोजीन फूड जो है 9% है, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं या फूड बॉर्न इलनेस होती है वो 26% है। तो इसका मतलब जो आप खाना खा रहे हैं उसी में कैंसर कॉजिंग एजेंट डालकर आपको खिलाया जा रहा है, या फिर अननोइंगली आप खुद ले रहे हैं। अभी न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग हमारे पास एक प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट जूस, जो कि बी न्यूट्रिशन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का ही एक प्रोडक्ट है। इसे मैं आज आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। इसे मैं आज आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि एक अच्छा मल्टीविटामिन सोर्स है। हमारी रिक्वायरमेंट रहती है हमारी बॉडी की, विटामिन्स दे आर वेरी एसेंशियल। जो विटामिन्स है वो आपकी बॉडी में कैटलिस्ट का काम करते हैं, आपकी बॉडी में जो भी कैलोरीज गई है उसको अच्छे से बर्न आउट करने का काम विटामिन्स करते हैं। विटामिन्स आपकी बॉडी को बहुत सारे डिसीजेस से बचाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। आपकी बॉडी में जितने ग्लैंड्स हैं, जितने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनकी अच्छी फंक्शनिंग के लिए, अच्छी वेल फंक्शनिंग के लिए विटामिन बहुत नेसेसरी है। विटामिन जो होते हैं वो एक्सेसिव ब्लीडिंग को आपकी बॉडी से बचाते हैं, ब्रेन हैमरेज होने से बचाते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल हैमरेज दोनों में ही विटामिन जो है वो आपकी बॉडी को बचाते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग से आपकी बॉडी को ये बचाते हैं। इंडेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करना, आपके इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करना, ये भी विटामिन ही करते हैं। हमारी T9 से अगर आप जुड़े हैं तो T9 में एक बहुत अच्छा विटामिन सप्लीमेंट है जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट जूस कहते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट जूस है ये 21 सुपर इंग्रेडिएंट से बना हुआ है एंड डेफिनेटली डिफरेंट कॉन्टिनेंट से उस सुपर इंग्रेडिएंट्स को असेंबल कराया गया है। 1 लीटर की बॉटल का ये प्रोडक्ट है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, बट जैसे गुड सोर्स ऑफ विटामिन हम कहेंगे कि आप ये फ्रूट्स ले लीजिए, वो फ्रूट्स ले लीजिए, तो इसमें फ्रूट्स का और अच्छे हर्ब्स का ब्लेंड है, विटामिन एनरिच हर्ब्स का और फ्रूट्स का ब्लेंड है, जो आपके लिए एक 1 लीटर की बोतल में तैयार किया गया है।
डाइजेशन में डेफिनेटली ये हेल्प करता है। आपकी ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है बॉडी में, आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है। एंड कोई भी इन्फ्लामेशन ऑफ बॉडी में कोई भी स्वेलिंग हो उसको कम करेगा। जब आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगी, अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर आपके पास रहेगा, तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होगा ही नहीं। विटामिन सी का ये एक अच्छा सोर्स है। ब्लूबेरी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट का एक सुपर सुपर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। ये आईसाइट के लिए अच्छा है, आपके लिए डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी को भी ये एनहांस करता है। सो इट कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर, कहीं भी आप घर में रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको फ्रिज में रखना है या सिर्फ ड्राई प्लेस में रखना है। रूम टेम्परेचर पे आप कहीं भी अपने घर पे नॉर्मली रख सकते हैं। 30 ml ट्वाइस अ डे इसको लेना है। 30 ml सुबह, 30 ml शाम को मैक्सिमम लेना है। शुरुआत आप 20 ml से कर सकते हैं। 20 ml सुबह शाम खाने के पहले पानी मिक्स करके आप लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड डेफिनेटली और पैलेटेबल है, ये जूस फॉर्म में, तो आपकी बॉडी को इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई इंडाइजेशन नहीं करेगा। सो एंटीऑक्सीडेंट जूस से रिलेटेड या फिर बी न्यूट्रिशन या न्यूट्रास्यूटिकल से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो वेलकम। एक एक करके पूछ सकते हैं प्लीज। Any question, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, so you all are most welcome to ask. हेलो। हाँ मैडम, मैंने वो लास्ट टाइम पे बात किया था कि मेरे फादर का भी ऑपरेशन हुआ है यूरिन का। जो यूरिन के प्रोस्टेट में जो चमड़ी वगैरह उसका ऑपरेशन हो गया, तो ये एंटीऑक्सीडेंट जूस भी आपको चालू कर सकते हैं उनको, जैसे आपने कहा। बिल्कुल, सर्जरी के बाद बहुत अच्छा रहेगा एंटीऑक्सीडेंट जूस में देना। एक अच्छे इम्यूनोमॉड्यूलेटर है ये। ओके, मतलब ये ट्वाइस अ डे देना है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ट्वाइस अ डे दीजिए। 20 ml ट्वाइस अ डे बिफोर मील दीजिए। ओके, और एक कर्कुमिन C3 कैप्सूल भी आपको सजेस्ट किया था, वो भी देना है ना साथ में? हाँ बिल्कुल, आप दे सकते हैं। कर्कुमिन C3 भी अच्छा रहेगा, एक कैप्सूल दिन में एक बार। ओके, थैंक यू। जो है वो एक कैप्सूल दिन में एक बार दीजिए, ठीक है? ओके ओके। हाँ जी, सुनीता वाशनी जी पूछिए प्लीज। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, मुझे ये जानना था, जैसे किसी को अगर वेट लॉस करना हो तो इसके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए, मॉर्निंग टू इवनिंग? जी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेट लॉस के लिए मैं एक रूटीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का एक सेशन होंगे, उसमें मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। जिन्हें वेट लॉस करना है उनको एक अच्छा डाइट प्लान लेना बहुत जरूरी है। उनको कार्ब्स और फैट्स जो है वो अपनी बॉडी में से बिल्कुल घटाने होंगे। अपनी प्रोटीन रिच डाइट करनी होगी। फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, प्रोटीन्स ले सकते हैं एंड आयरन, ये 4 चीजें वो ले सकते हैं। और उन्हें कोशिश करनी है कि रात में वो 7 बजे के बाद, 7 साढ़े 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाएं। जितना हल्का खाना खाते हैं उतना हल्का खाएं। 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए बहुत जरूरी है। साथ में हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सुपरलीन जूस, सुपरलीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स और रूटीन ऑर्गेन पाउडर। ये 3 प्रोडक्ट्स कंज्यूम वो करेंगे। अगर 2 महीने तक भी करते हैं तो उनको काफी फायदा, उनका वेट लॉस काफी ज्यादा हो जाएगा। मैम, जैसे सुपरलीन जो शेक आता है, सुपरलीन जूस का कुल्फी फ्लेवर वाला, हाँ जी हाँ जी। तो जैसे उनको नाइट को खाने के बाद उसको ले सकते हैं? नाइट में खाने के, देखिए खाने के पहले अगर ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर न्यूट्रिशनल शेक का मतलब ये है कि वो आपका खाना है। न्यूट्रिशनल शेक जो है वो आपका खाना है, उसको लेकर खाने की भूख इतनी लगती नहीं पेशेंट को और जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है तो पेशेंट वेजिटेबल्स या दाल या कुछ भी हल्का फुल्का खा सकते हैं। रोटी नहीं खानी, लेकिन आप रोटी या चावल नहीं खाने उस दिन। आप उस दिन थोड़ा सा सब्जी या फिर थोड़ा जो भी आपके पास दाल बनी है बिना घी के, वो आप खा सकते हैं। अच्छा, मतलब एक ही बार लेना है और मॉर्निंग में नहीं लेना वो? नहीं, आप दिन में 2 बार लीजिए। आप ब्रेकफास्ट के पहले लीजिए। ब्रेकफास्ट में अगर आप ये लेते हैं तो इसके आधे घंटे के बाद आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं या फ्रूट्स ले सकते हैं। और अगर आप रात में लेते हैं तो रात में भी आप इसके आधे घंटे के बाद, खाने के पहले ही लीजिए। रात में खाने कोशिश करिए कि आप 7 बजे तक ले लीजिए और 7:30 या 8 बजे, 7:30 या 8 बजे तक अगर आपको भूख लगती है तो आप थोड़ी सी दाल जिसमें ज्यादा घी तेल या तड़का ना हो, ये कम मसालों वाली, और साथ में या फिर कोई सब्जी जो बनी हुई, हरी बनी हुई सब्जी जिसमें ज्यादा घी ना हो, कम घी वाली हो, वो आप ले सकते हैं। रोटी नहीं लेनी और चावल नहीं लेना।
और मैडम सैलेड खा सकते हैं? हाँ, रोटी और चावल वो दोपहर में ले सकते हैं, सैलेड भी खा सकते हैं, सैलेड बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ मैडम, मेरे एक कलीग है, उनकी बहुत बॉडी में 28 साल की लड़की, दुबली पतली, वो उसका आंटी उसको। महावीर जी थोड़ा सा जोर से बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये मेरे कलीग से, उनके वो लड़की, उनका जो वजन है ना बहुत बारीक है, दुबली पतली है, तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट देंगे? महावीर जी मुझे सच में कुछ सुनाई नहीं दिया, आपने क्या पूछा प्लीज? बॉडी थोड़ा सा वीक है मैडम, उसके लिए क्या? अच्छा अच्छा। 28 एज का लड़की है उनको। तो बॉडी वीकनेस के लिए तो एंटीऑक्सीडेंट जो मैं आज आपको बता रही हूँ, एंटीऑक्सीडेंट जूस स्पेशली फीमेल वीकनेस के लिए बहुत अच्छा है। जितनी भी फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, डिस्मेनोरिया रहता है, मेंसेस के दौरान उनमें दर्द होता है, या आपको कहीं भी वीकनेस मिल रही है फीमेल्स में और स्पेशली बढ़ती उम्र की बच्चियों में, तो आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट जूस जरूर दीजिए। आप 20 मिनट सुबह शाम से शुरुआत करिए, खाने के पहले विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है? और अपना कुछ गेनर वगैरह प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं खाना खाने के बाद? हाँ, गेनर आप उनको ब्रेकफास्ट में दीजिए। अच्छा, ब्रेकफास्ट मतलब आफ्टर द लंच या फिर बिफोर लंच? बिफोर डिनर, बिफोर ब्रेकफास्ट। बिफोर ब्रेकफास्ट ना? ओके, या ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम बोला था कि जैसे डायबिटीज पेशेंट को दिया जा सकता है क्या? जी, डायबिटीज के पेशेंट को ये आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई भी ऐसा, सबसे पहली बात एंटीऑक्सीडेंट जूस का फायदा देख लीजिए। जो भी मैंने आपको आर्टिफिशियल स्वीटनेस बताए हैं, जो भी केमिकल्स बताए हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग है, कार्सिनोजेनिक है, जो किसी के लिए भी बहुत हार्मफुल है, वो कोई भी केमिकल इसमें नहीं है। आप अगर इसके प्रिजर्वेटिव्स चेक करेंगे, सारे केमिकल्स चेक करेंगे, कोई एडिटिव, कोई कलर नहीं है इसमें। सो डायबिटीज के पेशेंट के लिए या कोई भी क्रॉनिक इलनेस के पेशेंट के लिए कंप्लीटली सेफ है। मैम बोले तो जैसे उनको पहले से दवा चल रही है तो उसके साथ में दिया जा सकता है? पहले से क्या जो दवाई चल रही है, जी हाँ, उसके साथ में ये दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके, बस इसका मेन पर्पस है इम्यूनिटी एनहांस करना। अगर डायबिटीज के पेशेंट को दे रहे हैं तो ये शुगर को कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, उनकी जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है उसको बढ़ाएगा। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप उन्हें करेला जामुन जूस, शिलाजीत कैप्सूल और ग्लूको बैलेंस कैप्सूल्स दे सकते हैं। अच्छा, ओके मैम। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। हेलो, हाँ जी बोलिए। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। मैं एक ये जानना चाहती हूँ, एक पेशेंट है, उसका ना 10 mm का किडनी पे स्टोन थी, तो कल वो फोटो उठा के लाई थे, तो वो रिपोर्ट में बोला कि वो यूरिनल ब्लैडर जो है ना वहाँ पे आ गए। तो मैम इसको क्या देना चाहिए? मैं कुछ दिया नहीं, आज ही मुझे रिपोर्ट उन्होंने बोला, तो क्या देना चाहिए मैम? वो जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप उनको स्टोन फ्लश सिरप दो जरूर, 2 चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद। साथ में फोर्टवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दीजिए, GIT 14 ड्रॉप्स दीजिए, इससे उनको बहुत हेल्प मिलेगा। तो मैम अब जो 4 दिन लगेगा, वाटर लगाए मैंने, वो तो है ही नहीं स्टोन फ्लश। अब वो फोर्टवेल और GIT अब दे सकते हो? 2-4 दिन बाद स्टोन फ्लश देंगे? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैम, इससे पहले ना वो 8 mm का था, वो उन्होंने ना मुझे बोला नहीं कि वो उसको पता ही नहीं कि स्टोन थी। हाँ, दूसरा का बता रही हूँ। तो वो उसने कहा कि उसका यूरिन में बहुत जलन आ रहे थे, तो मैं उसको एल्कलाइन ड्रॉप देने के लिए दे आई हूँ उसको। तो 1 दिन बाद ही ना मैम उसका वो 8 mm का जो स्टोन था वो निकल गया। वो सुबह फोन करके मुझे बोला, तो वही पे मैं लगभग पॉपुलर हो गई उस गाँव पे। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आपने ये बात करवाई हमारे साथ, आपकी टेस्टिमनी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल जरूर, और जैसे जूम सेशन में जरूर दिखाइएगा, ठीक है? जी मैम। अब अगला जो जूम सेशन होगा उसमें मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी। आप प्लीज अपना ये जो वीडियो है टेस्टिमनी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है? मैम तो वो यूरिन ब्लैडर पे है, वो 10 mm का है। अगर स्टोन फ्लश हो जाए ये अल्कलाइन ड्रॉप की सहायता से, तो इसका ज्यादा दर्द होगा क्या? ये लड़का है। हाँ बिल्कुल, जल्दी ठीक हो जाएगा। आप स्टोन फ्लश और फोर्टवेल देते रहिए, उसी से आराम मिल जाएगा। ठीक है मैम। नहीं मैम, दर्द होगा ज्यादा क्या?
ये कह रही हूँ कि नहीं, नहीं, प्लस तो कोई नहीं नहीं, रही। नहीं, आप साथ में GIT भी लगा दीजिए, GIT भी उनको पिलाइए, दर्द नहीं होगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके पास भी अगर कोई टेस्टमनी है, कोई भी फीडबैक है, तो आप शेयर जरूर करो, ठीक है जी मैम। जी। सभी सभी लोग करिए, जैसे इन्होंने अभी किया, आप सभी भी करिए। थोड़ा और इंगेज होइए सेशन में। आपको हर किसी के लिए जो आपकी अच्छी बात आपने जो देखी, किसी पेशेंट को फायदा हुआ, वो अगर आप किसी और के साथ शेयर करोगे तो उनके थ्रू किसी और को भी फायदा होगा, ठीक है। और आपको भी तभी अच्छा लगेगा जान के, आपको विश्वास जो अंदर से जो फेथ है प्रोडक्ट के ऊपर, वो तभी होगा मेडिसिन के ऊपर, जब आप शेयर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जी मैम, वो जो जूम होगा तो मुझे इनवाइट कीजिएगा। एक ये भी है कि 6 साल का उसका खांसी है, उसका भी मैं ठीक कर दिया। वो उन्होंने बहुत हैप्पी। तो रमजान महीने से लगभग 4 माह में वो दवाई ले रहे थे। आज वो बहुत हैप्पी है, उसके पास वो जो सात संजीवनी है वो चल रहा है। बहुत बहुत अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया, ठीक है। तो आप उसका एक बार वीडियो या उनको भी एक बार ज्वाइन जरूर कराइए, ठीक है। वो तो ज्वाइन करेंगे नहीं, लेकिन मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और आपके पास भेज दूंगी फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप इसी जूम सेशन पे शेयर करिएगा, जी ठीक है। मैम, जी ओके, थैंक यू जी। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी, मैम एक पेशेंट है, उनका ना एकदम से वजन बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अचानक से एकदम से वजन बढ़ रहा है। जी आप उनके सारे रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन कराइए, जितने भी रूटीन है ब्लड एग्जामिनेशन है वो सब उनके कराइए, फिर मुझे बताइएगा, जी जी, ठीक है। ठीक है मैम। जी ओके जी। अच्छा मैडम, मेरे एक कस्टमर है, उनको डायबिटीज और बीपी दोनों भी, तो उसके लिए प्रॉपरली क्या सजेस्ट करें? देखिए बीपी के लिए आप HPV टैबलेट दे सकते हैं, टोपली रात में सोते समय कैप्सूल दे सकते हैं। और शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए आप करेला बैलेंस कैप्सूल और शिलाजीत कैप्सूल, ठीक है। महावीर जी आपको सुनाई दिया? महावीर जी आपको सुनाई दिया? ठीक है, कोई नहीं। हाँ जी, रिजवाना शेख जी पूछिए, आपका क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी रिजवाना जी, गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, गीट 40 ड्रॉप्स के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी मैम। किसके बारे में? गीट 40 ड्रॉप्स अपने जो है, कौन सी ड्रॉप्स? गीट 40। हाँ GIT 40, हाँ GIT 14 के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? वो किसके यूसेज में आती है? उससे माइग्रेन और हाइपरएसिडिटी के लिए यूज कर सकते हैं ना उसको? जी हाँ बिल्कुल, माइग्रेन के लिए, हाइपर एसिडिटी के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, इन बीमारी के लिए आप यूज कर सकते हैं। GIT का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है सबके लिए आप यूज कर सकते हैं। इंडाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं, लूज मोशन में भी यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो तब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी पार्टिसिपेट करते हैं। आई थिंक आप सबको भी तभी मजा आएगा जब आप सब लोग कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कोई ना कोई अपना फीडबैक देंगे किसी प्रोडक्ट का, या किसी पेशेंट को आपने कोई मेडिसिन शेयर करी टाजिब 9 की, तो उनको फायदा मिला, तो ये सब आप शेयर करिए। आप अपना क्वेश्चन भी पूछिए, कुछ भी पूछना, कुछ भी आपको शेयर करना हो, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम ऑन जूम सेशन। आपके लिए ये जूम सेशन होता है। एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में मैं होप करती हूँ कि आप सब भी जुड़ेंगे, अपने साथ और भी लोगों को जोड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड मेरी इन पर्सन जो कंसल्टेशन होती है, वो मेरी जो ओपीडी होती है, वो मंडे से लेकर सैटरडे तक होती है, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। आप कभी भी आके उसमें दिखा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड डे, टेक केयर।